जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे बहुत दिनों बाद, आज हम लोग बात करेंगे। आज इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए जो लैंड रिफॉर्म्स की जब मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो एग्रीकल्चर को लेके थी। ठीक है, देखिए जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं आज के समय में, जितनी भी आपके डेवलप्ड इकोनॉमी है, सब किसी ना किसी समय पे एग्रीकल्चर से ही ऊपर उठ के फिर वो इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ी हैं। टाइम पीरियड में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो चाइना हो, आपका यूरोप हो, चाहे आपका अमेरिका हो, ठीक है। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों की भी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। बाद में हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडस्ट्रीज़ को आगे लेकर चलेंगे, तो जो हमारा प्राइम जो मूविंग फोर्स था वो हमने इंडस्ट्रीज़ को चुना। लेकिन उसके पहले हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन की तरह थी। आज भी हम लोग कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं थी, उसको हमको रिफॉर्म करना था। तो हम लोग देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे आए भारत में, तो वो दो तरीके के हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आए थे। एक आपका था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि आपके जो संस्थागत जो सुधार थे, और दूसरा आपका था तकनीकी रिफॉर्म। अब जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हमको करना था वो हमें क्यों करना था, क्या करना था? तो पहला तो था कि जो इंटरमीडिएरीज थे, यानी कि जो आपके बिचौलिए थे, बिचौलिए का मतलब कि जो मध्यस्थ थे, यानी कि जिनका कुछ काम नहीं था, सिर्फ मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपका ए जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट है, और आपका सी जो है ये आपका फार्मर है यानी किसान है, और बीच में आपका जो बी है ये इंटरमीडिएट यानी कि जो आपके जमींदार थे। ठीक है, जमींदार कुछ करना वरना नहीं था, ये इससे टैक्स लेके यहाँ पे पहुँचाते थे, यानी कि बीच में बिचौलिए का जो काम करते थे इनको ख़त्म करना था। दूसरा सीलिंग को बोलते हैं हदबंदी, यानी कि जो लोगों के पास जो होल्डिंग थी, यानी कि जितना खेत ज़्यादा से ज़्यादा, जो उस समय जमींदार थे, जो बड़े बड़े जो काश्तकार थे, उनके पास बहुत सारा ज़मीन था, खेत था, उसको कंट्रोल करना, उसे रोक देना, कंट्रोल करना, यानी कि एक हद से इतना ज़्यादा के ऊपर आपके पास खेत नहीं होने चाहिए, और फिर उन खेतों को दूसरे जो मतलब जो जिनके पास ज़मीन नहीं थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना उनके बीच में। तीसरा था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि चकबंदी बोलते हैं हिंदी में इसको। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है कि जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत छोटे छोटे पार्ट थे, यानी कि मान लीजिए कि जो आपके कृषि के लिए जो ज़मीन है, छोटा सा पार्ट यहाँ है, छोटा सा पार्ट वहाँ पर है, छोटा सा पार्ट ऐसे मतलब बिखरा हुआ था। अब उस पर खेती करने में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आप अगर मान लीजिए आप वहाँ पे कोई कुछ मतलब मान लीजिए आप वहाँ पे एक ट्यूबवेल स्थापित करना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हैं, तो फिर आपको कई जगह जाना पड़ेगा, और ये मतलब कह सकते हैं कि छोटे पार्ट में उस लेवल पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि छोटे छोटे पार्ट को हम करके एक बना के उसे बड़ा सा पार्ट में हम डिवाइड कर दें, मतलब वो बना देंगे। तो ये आपका है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि चकबंदी। चौथा रिफॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंतर्गत हमें ये करना था टेनेंसी रिफॉर्म, यानी कि जो काश्तकारी जो काश्तकार थे, यानी जो खेती करने वाले थे, उनकी जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी उनको, लगान को लेके, टैक्स को लेके थी, उनके पास ओनरशिप नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, इनको ख़त्म करना था। अब ये तो हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि संस्थागत रिफॉर्म्स। दूसरा है आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में इरिगेशन सिस्टम को सही करना, क्योंकि आज भी भारत में आपका लगभग हम लोग देखें तो आपके 60 या 55% जो हमारे एग्रीकल्चर जो लैंड हैं वो अभी भी आपका जो मानसूनी जो बारिश होती है, यानी कि जो बारिश होती है, बारिश पे डिपेंड करता है। सीड्स, यानी कि जो आपके जो बीज हैं वो हाई यील्ड वैरायटीज़ के होने चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छे उन्नत किस्म के होने चाहिए, जिससे कि जो फसल हो अच्छी हो। फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद जो होता है, यूरिया, डाई कंपोस्ट जो भी होता है, ये केमिकल। एनर्जी और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भंडारण का जो क्षमता हो भारत के पास, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, विपणन का जो जरिया हो अच्छा हो, क्योंकि लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भारत में कि हमारे पास स्टोरेज का वो कैपेसिटी नहीं है जिससे कि हम उसको अच्छे से स्टोर कर सके। ठीक है, हर साल जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो अनाज होते हैं वो सड़ जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं या जो भी होता है, और वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आज भी गरीबी मतलब कह सकते हैं भारत में अपने चरम सीमा पर है।
भूखों कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना अनाज होने की वजह से, क्योंकि आज मतलब हम लोग देखें तो गेहूं और चावल में हम इतने ज़्यादा मतलब आगे हैं, हमारा ग्रोथ इतना आगे है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास स्टोरेज की जो क्षमता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग गरीब जो है वो मर जाते हैं। फिर भी स्कीम्स हम लोग देखें तो आपको पता ही होगा कि 2011 में 14 में जब गवर्नमेंट जा रही थी, यानी कि यूपीए सरकार जो थी 2011-12 के आसपास, उसने जो आपका फूड एक्ट लाया था, सिक्योरिटी जो कह सकते हैं उसे हम, राइट टू फूड, उसके अंतर्गत जो 3 रुपये किलो शायद जो है आपका वो चावल है, और 2 रुपये किलो आपका गेहूँ जो गांव या शहर के लोगों को दिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब टेक्निकल रिफॉर्म्स थे। टेक्निकल रिफॉर्म्स में इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, एनर्जी स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों को हमको सही करना था। अब ये तो आ गया आपका लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि देश जब आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। 1947 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने जेसी कुमारप्पा के अंडर में एक कमेटी गठित की, जिसका ये काम था कि भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो कृषि सुधार है, वो क्या किया जाए कि ये आगे बढ़े, यानी कि इसमें सुधार के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई जेसी कुमारप्पा के अंडर में, और 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया, और इन्होंने कहा कि जो मध्यस्थ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, जो टेनेंसी राइट्स यानी कि जो काश्तकार है उनको ज़मीन का अधिकार दे देना चाहिए कुछ शर्तों के साथ, और भी बहुत सारे जो सुझाव थे ये इन्होंने रिकमेंड किया, अपना जो रिपोर्ट पेश किया 1949 में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 1949 में ये रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने, हम लोग देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं भारत में वो 2 स्टेज पर हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेज ये आपका स्वतंत्र देश के स्वतंत्र होने के साथ ही ये शुरू हो गया था, और आपका 1960 के आसपास चला था ये। उसके बाद आपका आता है सेकेंड स्टेज। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज, यानी कि पहला स्टेज जो आपका है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1960, ये आपका स्वतंत्रता के साथ ही ये शुरू हो गया था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई थी। पहला तो ये किया गया कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो मध्यस्थ थे, जो बिचौलिए थे, उन्हें ख़त्म किया गया। जमींदार जो थे, जो भी मध्यस्थ थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो काश्तकार थे, जो ज़मीन पे जो जिनका हक था, जोतने वाले जो थे, उनको सीधा उसका ओनरशिप दे दिया गया। दूसरा आपका है टेनेंसी रिफॉर्म, और तीसरा आपका किया गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपका जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसको एक जगह विस्थापित, मतलब एक रीऑर्गेनाइज किया गया, उसे गठित किया गया, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज में वही जो जमींदार थे, जो बिचौलिए लोग थे, जिनका मेनली कुछ काम होता नहीं था, सिर्फ ये लोग एक जगह से दूसरी जगह बीच वाला काम करते थे, एक तरह हम लोग कह सकते हैं ब्रोकर का काम करते थे, इनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। दूसरा जो आपका टेनेंसी रिफॉर्म था, यानी कि जो काश्तकार जो रिफॉर्म था, इसके अंतर्गत 3 आपका हुआ। पहला तो वह टैक्स रिफॉर्म, यानी जो लगान था उसे कम किया गया, उसे फिक्स किया गया। दूसरा आपका था लैंड होल्डिंग, यानी कि ज़मीन जो थी, क्योंकि किसान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़मीन थी, ज़मीन पे उनका मालिकाना हक होता नहीं था। ज़मीन का जो मालिकाना हक होता था वो जमींदार के पास होता था, तो वो उस लेवल पे, यानी कि उन्हें हमेशा डर ये सताता था कि कल को हमारे हाथ से जो खेत है वो हमारे हाथ से वो चला ना जाए, तो फिर वो उस लेवल का मेहनत उस खेत पे करना नहीं चाहते थे। तो उन्हें लैंड होल्डिंग, यानी कि ज़मीन उनके पास चली गई। और तीसरा था उन्हें ओनरशिप दे दिया गया, उनके स्वामित्व दे दी गई, यानी कि ज़मीन जो था, जो लैंड था, उसका उनको मालिकाना हक मिल गया। तीसरा आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को मतलब वही पुनर्गठन करना। इसके अंतर्गत आपके 2 काम हुए। पहला तो जो छोटे लैंड थे, फॉर स्मॉल लैंड, जो छोटे छोटे जो लैंड थे, उनको ये कहा गया कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि हमने पहले ही बता दिया था कि चकबंदी के करके जो छोटे छोटे चक थे, यानी चक मतलब उनको छोटे छोटे जो आपके खेती योग्य जो ज़मीन थी, उनको मिला के एक बड़ा भाग बनाया गया। दूसरा था आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि सहयोग के साथ कुछ लोग मिलके, गांव के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके एक साथ अपने जो उनके पास जो ज़मीन है, जो उनके पास लैंड है, उस पर एक साथ मिलके खेती करें, ठीक है, जिससे कि इनके साथ क्या हो जाएगा, एक बड़ा पार्ट मिल जाएगा इनको खेती करने के लिए।
और जो भी पैदावार होगा वो अच्छा हो सकता है। तो ये आपका पहला रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो फर्स्ट स्टेज का जो रिफॉर्म था तीसरा, और दूसरा था आपका सीलिंग, ये हमने बता दिया। हदबंदी, हदबंदी का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जो लैंड होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी, यानी कि कितना वो अपने पास वो ज़मीन रख सकते हैं, उसको कम कर उनको मतलब उसे कंट्रोल कर दिया गया, मतलब उन्हें रोक दिया गया कि इससे ऊपर आपके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो ज़मीनें थी उन्हें गवर्नमेंट ने लेके जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्हें ज़मीनें दे दी गई। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेज का जो रिफॉर्म था वो हमने आज देख लिया। कल हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेज। थैंक यू, जय हिंद।